पहला प्रश्न ये कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है, यानी वर्तमान में बिहार के ये किस जिले में स्थित है चिरांद। तो ध्यान रहेगा जो चिरांद पड़ता है वो सारण जिले में पड़ता है, सारण जिले में, यानी सही आंसर हम ए को टिक करेंगे, चिरांद सारण जिले में। सेकेंड क्वेश्चन है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है, यानी बिहार में वर्तमान के किस जिले में ये स्थित है चेचर। चेचर जो पड़ता है वो वैशाली के अंतर्गत देखने को मिलेगा, चेचर वैशाली के अंतर्गत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं, बताइए किस स्थान से। गेस करते चलिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चिरांद, चिरांद सही आंसर है। यहाँ से पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि प्राप्त हुए, उपकरण मिले हुए। और चिरांद कहाँ हमने देखा था, चिरांद सारण जिले में पड़ता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता रहता है कहाँ पर है, सारण जिले में। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रपस्तर युगीन उपकरण एवं मृत भांड प्राप्त हुए हैं। गेस करिए क्या बनेगा राइट आंसर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा चेचर, मनेर और सोनपुर, तीनों जगह से मिला है, इसलिए राइट आंसर डी को टिक करेंगे। ABC इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। लौरिया अरेराज हो गया, लौरिया नंदनगढ़ हो गया, का अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। ठीक है, अशोक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी को टिक करें। अगला प्रश्न है कि अशोक कालीन, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख या फिर स्तंभलेख अभिलेख सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए। सासाराम के चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अशोककालीन लघु शिलालेख। लघु शिलालेख जो है वो सासाराम के चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए, सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुए। बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यक्ष प्रतिमा जो प्राप्त हुए हैं वो पटना से। ठीक है, पटना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पटना से। और अगर आपसे जगह पूछे कि पटना में कहाँ, तो पटना नगर के दीदारगंज से। ठीक है, दीदारगंज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पटना के दीदारगंज से ये प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के बासड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। बासड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। क्या बनेगा राइट आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैशाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैशाली जिले के बासड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मोहर ध्रुव स्वामिनी, जो ध्रुव स्वामिनी थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी मानी जाती हैं। तो बताइए कि संबंधित है किस स्थल से। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बसाड़। बसाड़ जो कि हमने क्या देखा था, वैशाली। ठीक है, बसाड़ वैशाली। अगला प्रश्न, बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए। बिहार से गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं वो किस भाषा से प्राप्त हुए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत करेक्ट होगा। गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में मिले। अगला प्रश्न कि बोध गया से अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है। बोध गया से प्राप्त जो अभिलेख हैं उनमें कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर श्रीलंका, ऑप्शन डी, श्रीलंका। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नालंदा। नालंदा इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा नालंदा। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख प्राप्त मिले, यानी अभिलेख मिले, गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले? तो यहाँ पे हो जाएगा नवादा। नवादा। अच्छा, आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि नवादा में कौन सा जलप्रपात स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कमेंट करिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णगुप्त। ध्यान रखिएगा, कृष्णगुप्त इज द राइट आंसर। और अगर हम आदित्य सेन की बात करें तो आदित्य सेन के संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं, ध्यान दीजिए। आदित्य सेन के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी आदित्य सेन के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक जैसे कृष्णगुप्त से लेकर के आदित्य सेन यानी इनके समय तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। इनके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का भी उल्लेख मिलता है। किनके अभिलेख में? तो आदित्य सेन के अभिलेख में। तो ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस जिले के वैंसी जो नामक स्थान से वैंसी नामक स्थान में स्थित मंडार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख? तो मंडार पहाड़ी हमने कई बार बिहार करंट अफेयर्स में बात किया हुआ था, जैसे कि मोर अभ्यारण्य बन रहा है, यहाँ पे दूसरा रोपवे बन रहा था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांका, ऑप्शन डी बांका। अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से किस शासक के नालंदा ताम्र पत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान में दिया था? गया में एक गांव दान में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी आदित्यपाल। ठीक है, आदित्यपाल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले? प्रतिहार राजा भोज के सिक्के बताइए किस स्थान से मिले? तो प्रतिहार राजा भोज के सिक्के नालंदा से प्राप्त हुए, यहाँ पे सी हो जाएगा नालंदा। निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंदी दीवार का निर्माण कराया था? राजगीर के किलेबंद दीवार का निर्माण कराया था किसने? तो अजात शत्रु सही होगा, ऑप्शन डी अजात शत्रु ने। राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा अध्ययन किया गया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बुकानन और हैमिल्टन दोनों के द्वारा, इसलिए डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। बुकानन और हैमिल्टन दोनों के द्वारा राजगीर की किलेबंद दीवार और बाबर की गुफाओं का अध्ययन किया गया था। शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले? शशांक जो था जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, तो शशांक के जो स्वर्ण सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले? तो पटना, नालंदा, गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, नालंदा और गया से। नालंदा और गया यहाँ पे करेक्ट होगा, पटना से नहीं, नालंदा और गया इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा, बी और सी। ठीक है, अगला है कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया है? गुफा का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मेजर किटो। मेजर किटो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्हरार यानी पाटलिपुत्र में जो कुम्हरार है इसके टीले का उत्खनन करवाया था किसने? इसके टीले का उत्खनन किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर किट्टो ने ही करवाया था, मेजर किट्टो। किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक माना जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है कनिंघम। ठीक है, कनिंघम यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो 1949 इज द राइट आंसर, 1949 ऑप्शन बी। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब की गई? राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, 1962 में, ऑप्शन बी। जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग होता है? जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग होता है? जातक जो कथा है वो जो आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसमें सिक्कों को, स्वर्ण सिक्कों को
प्रयोग किया जाता है, निष्क शब्द का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी निष्क। आरंभिक सिक्कों को क्या कहा जाता है? आरंभिक सिक्कों को किस नाम से जाना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, आरंभिक सिक्के को आहत कहा जाता था, आहत। ठीक है, बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। यानी बिहार से जो प्राचीन प्राप्त सिक्के हुए हैं उन्हें आहत सिक्के कहते हैं, जिन्हें अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको पर्ण कहते हैं, कासा पर्ण कहा जाता है, धारण कहा जाता है। तो ABC तीनों सही होगा, ऑप्शन डी होगा ABC। बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? रजत आहत सिक्के, रजत मतलब चांदी का जो सिक्का होता था उसको रजत आहत सिक्के मिले। तो ऑप्शन डी होगा, ABC तीनों, लोहानीपुर, मोतिहारी, फतुहा, तीनों करेक्ट है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किसके अभिलेख यानी नालंदा के धोसरावा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष करने की चर्चा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। तो इसमें आपको ये बताना है कि किसके अभिलेख में वीरदेव को, जो वीरदेव थे, इनको नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया जाने का चर्चा मिलता है। तो देवपाल के अभिलेख में, देवपाल के अभिलेख में, ऑप्शन सी। पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? तो बिहार का साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऋग्वेद से भी मिलता है, अथर्ववेद से भी मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से भी साहित्यिक स्रोत ज्ञात होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ABC तीनों हो जाएगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, राइट, डी विल बी करेक्ट आंसर। वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्जाम्स में आपको कई बार देखने को मिला होगा और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद, जो कि सबसे बाद का वेद माना जाता है। 4 वेदों में सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद, और जादू टोना वशीकरण सब जो है इसी के अंतर्गत आता है, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमने ऊपर में देखा बिहार का या फिर मगध का, तो दोनों का दोनों हमारा अर्थ अथर्ववेद ही होगा, ऑप्शन बी अथर्ववेद। निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी हमें होती है? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अंगुत्तर निकाय बिल्कुल सही है, भगवती सूत्र ये भी सही है, और दीर्घ निकाय ये भी सही है। तो ऑप्शन हम डी पे जा सकते हैं, ABC तीनों सही होगा। ध्यान दीजिएगा, अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से होगा। ये प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? तभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय जो इनका संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए, राइट, ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल है कि भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? बताइए कि भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से? तो अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया हुआ था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद कमेंट करके बता दीजिएगा कि 6 का आंसर क्या होगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? जैसा कि हम जानते हैं कि 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे, तो जनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भगवती सूत्र से भी मिलता है, अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है, और दीर्घ निकाय नहीं, यहाँ पे सिर्फ भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि महाजनपदों की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलता है, तो भगवती सूत्र कहते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है तो अंगुत्तर निकाय कहते हैं। तो दोनों जिस तरह से प्रश्न पूछा जाए उस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? अभी जस्ट बताया गया कि 16 महाजनपद थे, 16 में से बिहार में टोटल कितने थे? तो बिहार में कुल 3 जनपद थे, 3 जनपद, अंग, मगध और वज्जी, अंग, मगध और वज्जी। जो कि यहाँ पे अगला प्रश्न सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड है कि निम्न में से कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है, यानी कौन सा जनपद जो है वो बिहार में स्थित नहीं था। तो अभी जस्ट बात की हमने, अंग, मगध और वज्जी ये तीनों के तीनों बिहार में स्थित था, लेकिन वत्स नहीं। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। अच्छा एक प्रश्न हम यहाँ से बात करते हैं महाजनपद से रिलेटेड
16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि गोदावरी के नदी के किनारे था, दक्षिण भारत में स्थित था, जिसका नाम क्या है आप उसे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप उसे कमेंट करके बताइए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि तबकाते नासिरी के लेखक कौन है। अब यहाँ से जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है, तो ध्यान देना है तबकाते नासिरी जो है वो मिनहाज उस सिराज बिल्कुल सही आंसर होगा, मिनहाज उस सिराज राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद अगला सवाल हमारा आता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखित है। अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखित है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारीख़ शेरशाही। तारीख़ शेरशाही को किसने लिखा है, अब्बास खां सरवानी। और अगर हम यहाँ पे दो पुस्तक और देखें, जैसे पदशाहनामा, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। पदशाहनामा जो है अब्दुल हामिद लाहौरी, ये ध्यान रखिएगा अब्दुल हामिद लाहौरी। और अगर तारीख़ फ़िरोज़ शाही की बात करें तो ज़ियाउद्दीन बरनी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। यहाँ से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है। फारसी भाषा में प्रथम रचना थी भारत में कौन सी पुस्तक, तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखित तबकात नासिरी, तबकात ए नासिरी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है। तो ध्यान देना है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका के जो रचनाकार हैं वो हैं विद्यापति। विद्यापति ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यापति को हम लोग मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, यानी कि मैथिली भाषा के जो कोयल है इस तरह से जाना जाता है। मैथिली कवि के नाम से जानते हैं, महाकवि कोकिल कहा जाता है, तो विद्यापति ये ध्यान में रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन असत्य है। ध्यान दीजिए कौन असत्य है। जैसे कि अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो कौटिल्य थे या विष्णुगुप्त हम जानते हैं, चाणक्य जानते हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया था। ज़ियाउद्दीन बरनी ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे गलत जो है वो बाबरनामा, बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा था, जिसको उसने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी कहा जाता है, तो अबुल फजल ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, असत्य है। चलिए इसके बाद अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन अकबरनामा के लेखक है। अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबरनामा के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे सही आंसर अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्न में से किसकी रचना इंडिका है। इंडिका के रचनाकार कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, बहुत ही सिंपल सा है। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हिंसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में हुआ था। और अगर किन्हीं को पता है कि हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग यहाँ तक वीडियो के साथ बने हुए हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगला है कि निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत जो है वो बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हिंसांग का, फाहियान का, इत्सिंग का, इन तीनों का यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत ही है। तो एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से अधिक। राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला है कि निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी। मुगल काल में बिहार की यात्रा किसने की थी। तो देखिए जॉन मार्शल ने भी किया है, पीटर मुंडी, मनुची, ये सभी के सभी बिहार के यात्रा पर आए हुए थे मुगल काल में। कोई शाहजहाँ के समय में, कोई औरंगज़ेब के समय में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुगल काल में बिहार की यात्रा इन्होंने किया था, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुची। तो एक से अधिक बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी पे जाएंगे, एक से अधिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि हम आगे की वीडियो को और अच्छे तरीके से आपके सामने रखें। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है।
किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृतांत जो है वो बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत माना जाता है? तो राल्फ फिंच होगा, एडवर्ड टेरी भी है, मॉनरिक भी है, यानी तीनों के तीनों यहाँ पे होगा। एक से अधिक बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी पे जाएंगे, एक से अधिक। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।